हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आईपीएस एसओ के सेल्फ गिवन एनालिसिस की। यहाँ पे अपने सेक्शन वाइज बात करेंगे कि किस तरीके के सेक्शंस, यहाँ पे सेक्शंस में किस तरीके के पैटर्न्स वगैरह आ रहे हैं, क्या मतलब आपका जो यहाँ पे टेक्निक रहनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उस पर प्रॉपर बात करेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आ गया उनके लिए बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली ये वीडियो, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए भी एक एनालिसिस की फॉर्म में बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी ये। तो कंप्लीट वीडियो को देखना। तो मेरा जो पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हुआ था वो सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो पैटर्न्स जितने भी आए हुए थे आराम से अपनी जो टेक्निक थी उससे हैंडल हो रहे थे। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट जो ऑप्शन है वहाँ से सारी चीज़ें क्लिक हो रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है आपका, जिसमें एक सेंटेंस के पार्ट्स को डिवाइड किया होता है, वो प्रॉपरली पूरा ऑप्शन से जा रहा था। उसके बाद में जो आपका वर्ड स्वैपिंग है, दो वर्ड्स की भाई सही तरीके से यूज हुए हैं कि नहीं, आपस में स्वैप करेंगे कि नहीं करेंगे, वो वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब ईजी था। एक टाइप से टेक्निक से अपने बहुत ईजी हो गया था। वहाँ उसमें जो वर्ड्स वगैरह थे वो थोड़ा लेवल के थे। अब वहाँ पे एक्शन, नाउन वगैरह की फॉर्म में, एडजेक्टिव की फॉर्म में सब पता लग रहा था, तो अपने आप ऑप्शन से जा रहा था, उसको भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसके बाद स्टार्टर कनेक्टर वाला आया था, वो वाला भी शानदार था। तो उसमें मतलब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना था कि दोनों को कंबाइन किस तरीके से किया जाए, जो डॉट डॉट में दिया होता है। उसके बाद में जो अपने यहाँ पे फ्रेजेस दी गई थी हाईलाइटेड फॉर्म में, उनको रिप्लेस करना था। वो वाला पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ईजी था। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज़ मुझे लगी, और जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे अट्रैक्टिव लगी, वो ये था कि यहाँ दो पैराग्राफ थे और उन पैराग्राफ में पैटर्न्स पूछे गए थे। जैसे कुछ एक पैटर्न क्वेश्चन थे, जैसे कि मतलब एक मैं पैटर्न आपको बताऊं। जैसे अपने एक वर्ड आता है, वर्ड यूजेज आता है कि भाई कौन कौन से सेंटेंस में वर्ड सही तरीके से यूज हुआ है नहीं हुआ है, वो वाला आता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने को उस वर्ड के सारे जितने मीनिंग्स है वो सारे सेट करने होते हैं। वो अगर सेट होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो सेंटेंस क्या होता है वहाँ पे रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पैराग्राफ में जो हाईलाइटेड वर्ड था, जैसे शो था, वो हाईलाइटेड वर्ड था, उसको उन्होंने पूछा 3 सेंटेंस देकर कि प्रॉपर जो मीनिंग पैराग्राफ में है वो सेम मीनिंग लिए हुए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कन्वे कौन सा कर रहा है मीनिंग को। तो वहाँ पे बड़ा शानदार चीज़ होगी। तो वहाँ पे रिसर्चर वगैरह की फॉर्म में था, जो इन्होंने शो किया था डेटा वगैरह। तो एक टाइप से अपने बोल सकते हैं डेटा को रिवील किया था। और वहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे था, मिनिस्टर वगैरह किसी शो के लिए तैयार हो रहा था, उस तरीके से बात आ रही थी। तो वहाँ पे वो शो अलग शो हो जाता है और ये शो अलग शो हो जाता है। तो उस तरीके से इन्होंने पूछे थे, 3 सेंटेंस दिए थे, कौन से में प्रॉपर मीनिंग वाला यहाँ पे यूज हुआ है। वो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वो ट्रिकी भी बोल सकते हो, उस पर अपने बोल सकते हैं, वो आपको कई बच्चों को हो सकता है वो कन्फ्यूज़ करें। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो आप आराम से 35 के अराउंड अटैम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। लेकिन मैं मेरी बात करूँ, मैंने 48 अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मेरी देखो इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश सेक्शन है, मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी टेक्निक वगैरह मेरे पूरी तरह से क्लियर है, वर्किंग पूरी तरह से क्लियर है, तो मुझे उसमें इश्यू नहीं होता। लेकिन आप 35 आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ। उसमें पजल्स वगैरह ज़्यादा थी, आराम से डुएबल थी, आराम से हो रही थी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। देखो मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मेरे तो टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आपके लिए आराम से, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन एक पजल ऐसे आई थी, उसमें कुछ देखकर मतलब डेटा वगैरह दिया था, उसके अंदर कुछ लाइंस वगैरह में भी पॉइंट्स वगैरह दिए थे। उसके बाद ऐसे पूछ रहा था कि आप के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या क्या यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, उस तरीके से पूछा गया था। मतलब बड़ी ही प्यारी पजल थी, कन्फ्यूज़ करने वाली थी, स्किप करने वाली थी, कुल मिलाकर मैं बात बोलूँ तो। और ब्लड रिलेशन जो आया, वो देखो इजी था, बिल्कुल दिखने में बहुत इजी था, लेकिन मैंने किया 2-3 मिनट लिए, मेरे से नहीं बना। वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था, ट्रिकी था, तो वो कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, आपको मतलब एक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किप करना भी सीखो, क्योंकि अपने पास बहुत मैटर पड़ा है। अगर आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ बाद में, तो मार्क एंड रिव्यू में लेकर चले जाओ, क्योंकि मैटर बहुत था, कुछ चीज़ें छूट जाएगी आपकी। उसके बाद में मिसलेनियस में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इक्वलिटी इनइक्वलिटी आई थी, बिल्कुल ईजी थी। इनपुट आउटपुट आया था, वो भी ईजी था। डायरेक्शन सेंस, वो भी बिल्कुल ईजी था। उसके बाद में अगर बात करें कुछ एक, जैसे अपने आते हैं रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाले, और एक वर्ड दे दिया, उसके वर्ड बनाने दे दिए, ठीक है, उसमें से निकाल सेकंड फोर्थ ऐसे करके। तो मतलब इजी था, कोई मतलब इतना इशू था नहीं। फ्लोर वाली एक पजल आई हुई थी, एक पजल अपने बात करें स्क्वायर टेबल वाली थी वहाँ पे। उसके बाद में मतलब कि कौन पहले कौन बाद में काम करता है, उस तरीके बुक्स वगैरह पसंद है उसको, इस तरीके से मतलब पजल्स वगैरह बढ़िया है। सीटिंग अरेंजमेंट एक आया था, अनसर्टेन नंबर वाला आया था, एक नॉर्थ साउथ वाला आया था। मतलब इजी था, आराम से आप कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पजल्स थी, वो कुछ पॉइंट्स थे, वो आपको पजल कर रहे थे, वहाँ पे कंफ्यूज कर रहे, आपको सोचना पड़ रहा था इसमें करना क्या है। तो उनको आप लोगों ने वहाँ पे ऐसे आ जाए, तो उनको आप लोगों ने वहाँ पे अवॉइड करना है। उसके बाद अपने बात करते हैं ओवरऑल, यहाँ पे आराम से 40 अटैम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ 50। क्योंकि मेरे तो देखो 29 अटैम्प्ट हुए थे, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। मैं पेपर चेक करने के लिए जाता हूँ, तो 29 अटैम्प्ट हुए थे मेरे यहाँ पे। तो आप आराम से 40 यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी।
उसके बाद में अपन बात करें क्वांट सेक्शन की, जो सबसे खतरनाक आ रहा है आजकल और रियल में बड़ा शानदार आ रहा है। DI वेरिएबल दे दिया इन्होंने, सोच कर देखो, x मानकर, x परसेंटेज है, ये है वो, DI भी खतरनाक वाला वेरिएबल दिया था। और यहाँ पे 3 DI थे, 2 इजीली डुएबल थे, एक DI तो बहुत ही अलग लेवल का था, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, कंफ्यूज करेगा, ऐसे DI को आप छोड़ देना। उसमें मतलब दे रखा था, डेटा दे रखा था, ओवरऑल डेटा ABCDE का ओवरऑल डेटा दे रखा था। उसके बाद दूसरी जो टेबल थी, टेबल में एक उसका टोटल दे रखा था, परसेंटेज दे रखा, कितने कितने परसेंटेज हैं। सी का उन्होंने दे रखा था कि टोटल नंबर ऑफ जो सी में है कैंडिडेट टोटल का, उसका सी के 20% की वैल्यू 12 है, तो वहाँ से आप सी की वैल्यू निकालो, फिर सी के परसेंट से टोटल निकालो, टोटल से फिर सारों का परसेंट करके ABCDE सारों के लगा लो। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो टेबल थी उसमें मेल फीमेल दे रखा था, ईजी लग रहा था करने में, बनाने में ईजी जा रहा था, मेल फीमेल वाला वहाँ पे पॉइंट था। तो मेल फीमेल में उन्होंने ऐसे मतलब इक्वेशन बनवाई आप लोगों से, मतलब कैसे, ए में उसने बोला कि बी जो है तो बी का इतना गुना वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, इस तरीके से उन्होंने पूछा, यानी मेल कैंडिडेट जो बी के मेल कैंडिडेट है उनका इतना गुना है। बी में पूछ लिया, सी में पूछ लिया कि ए बी और सी तीनों का जो एवरेज निकलता है मेल कैंडिडेट का, उतने मेल के उससे 10 लेस हैं बी अपने सी में मेल। और डी में पूछ लिया कि बी के जितने मेल है उसका 90% उसमें है, मतलब बी से रेफरेंस ले लेकर फिर डी का इतना परसेंट ई में पूछ लिया। तो आपस में ना इक्वेशन बनवाई है उसने, x+3:1, उसका 3:1 है, ये है वो है, मतलब इक्वेशंस बनवा के फिर उसको सोल्व करा। पहले टोटल वाला तो चलो निकल गया, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल इतनी खतरनाक वाली इक्वेशन बनवाई उन्होंने कि आप इक्वेशन बनाते जाओ बनाते, अब उसको रेफरेंस कहाँ से लो, मतलब कंफ्यूजिंग था। मैंने तो देखो स्किप कर दिया था थोड़ा सा देखकर, ठीक है, मैं तो ज़्यादा उसके अंदर गया नहीं, मैंने सोचा कि और मैटर बहुत पड़ा है, तो मैटर देखो और बहुत है, हो सकता है वो बन भी जाए, होने को वो हो सकता है आपका बिल्कुल ईजी भी हो, लेकिन उसमें अपनी इतनी बात बोल नहीं सकते कि वो भाई ईजी था या टफ था। लेकिन मुझे है ना ये लगा कि मॉडरेट था, आराम से ईजीली डुएबल था, आप कर सकते थे, मतलब आराम से आप इसको टैकल कर सकते थे। मेरे यहाँ पे 20 हुए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी, आप आराम से 35 के अराउंड आराम से कर सकते थे। क्योंकि उसके बाद में जो और चीज़ें थी उनमें जैसे अपने बात करें तो आपका अप्रोक्सीमेट था, रोंग सीरीज़ थी, उसके बाद अर्थमेटिक भी डुएबल था, इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। एक कैसलेट था वो ज़रूर ट्रिकी था, और 3 DI थे तो 2 DI बिल्कुल ईजी थे। तो आराम से 35 के राउंड आप अटेम्प्ट कर, 30 तो आप आराम से अटेम्प्ट कर ही सकते। जब मैंने 20 कर दिए हैं बिना प्रैक्टिस के मेरे, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, तो आप भी आराम से कर सकते थे। और जो अप्रोक्सीमेट वगैरह वो कैलकुलेटिव थे थोड़े, लेकिन IPS PO जितने नहीं थे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मैं बात करूँ तो आराम से आप हैंडल करने वाला पेपर था। बस कुछ एक जो उन्होंने दिए थे, चाहे मैथ्स में DI की बात करूँ और अपने पैराग्राफ में पैटर्न्स की, पैराग्राफ के साथ पैटर्न्स दिया, और उसके बाद में रीजनिंग कुछ एक पजल्स की बात करो, तो अगर उनको आप ढंग से अवॉइड कर पाओ, उनमें स्ट्रक ना हो, तो आप आराम से यहाँ पे पूरा पेपर हैंडल कर सकते हो और आराम से क्लियर कर सकते हो, इतना कोई इश्यू नहीं है। जैसे कुल मिलाकर मैं बात करूँ, मेरे टोटल ओवरऑल जो अटैम्प्ट थे वो 97 थे, तो आप आराम से 110 120 के राउंड फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। 100 भी करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी किससे है। तो 100% जो आपकी एक्यूरेसी है उस पर आप फोकस करो, कम कर लो कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी पे काम करना, क्योंकि स्केलिंग है ना बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल अप यहाँ पे क्रिएट करती है। तो थोड़ा सा उस पॉइंट पे ध्यान देना, अदरवाइज पेपर मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो आराम से टैकल हो जाएगा और आराम से सिलेक्शन ले लोगे। तो बढ़िया तरीके से करके आना, एडवाइस मेरी यही है, बिल्कुल भी स्टक मत होना। जो चीज़ आपको स्टक करिए 1-2 बार बना कर देख लो, जैसे पजल वगैरह है, तो उसको बाद में स्किप करने की कोशिश करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको पहली बार में गड़बड़ हो तो छोड़ दो, क्योंकि मैटर बहुत पड़ा है, तो वहाँ पे स्टक मत होना और कॉन्फिडेंस के साथ माइंड को स्टेबल रख के करके आ जाओ, आराम से सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।